सभी लोगों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? बहुत बढ़िया। तो मैं आज आप सभी लोगों के सामने फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ आपके साथ। और आप सभी बीए, बीएससी, बीकॉम के सेकेंड सेमेस्टर दूसरे सत्र के सभी छात्रों को मैं आदर पूर्वक आप लोगों का स्वागत करते हुए, सबको नमस्कार करते हुए, हमारा जो हिंदी बेसिक हिंदी का जो सत्र चल रहे हैं, इसमें जो सत्र है वहाँ संप्रेषण के इस सत्र में हम लोगों ने देखा कि संप्रेषण क्या है, संप्रेषण की कितने प्रकार के संप्रेषण होते हैं। तो प्रश्न मैं आपको पूछना चाहता हूँ, संप्रेषण क्या है? एक वस्तु से दूसरी वस्तु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक प्राणी से दूसरे प्राणी तक संदेश को भेजना या संदेश का वाहन करना ही क्या है? संप्रेषण है। तो ये संप्रेषण हुआ। तो संप्रेषण के कितने प्रकार? तो इसमें हम संप्रेषण के प्रकार देखते हैं कि पहला संप्रेषण का जो प्रकार है वह कौन सा है? कौन सा? मौखिक संप्रेषण, दूसरा लिखित संप्रेषण। तो मौखिक संप्रेषण से पहले भी हमने देखा कि संप्रेषण के जो इसमें चेष्टाओं से होता है, यानी बॉडी लैंग्वेज से जो संप्रेषण होता है, वहाँ संप्रेषण भी हमने देखा कि संप्रेषण में कितने नमूने के किस तरह से हम लोग संप्रेषण को कर सकते हैं, यानी मानव किस तरह से संप्रेषण कर सकता है, यहाँ भी हम लोगों ने देखा है। तो सही संप्रेषण के कितने अच्छे प्रमुख लक्षण कौन से हैं? जैसे कि सरल, स्पष्ट, संक्षिप्त, उचित लहजा, ये सब कुछ हमने पिछले स्तरों में यानी पिछले सत्रों में हम लोगों ने देखा है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि भाषिक संप्रेषण और भाषेतर संप्रेषण में, भाषिक में हम लोग देखते हैं मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। तो लिखित संप्रेषण में कौन से आते हैं? इससे पहले हम लोगों ने इसमें देखा है कि लिखित संप्रेषण में कौन से आते हैं। यहाँ पर है, देखो, शाब्दिक, अशाब्दिक, वही लिखित, शाब्दिक। शाब्दिक में मौखिक और लिखित, और अशाब्दिक में वाणी, संकेत, इस तरह से। फिर हम भाग बनाएंगे। तो लिखित संप्रेषण में कौन से आते हैं? पत्र व्यवहार आते हैं, और हम लोग देखते हैं कि कार्यालयीन रिपोर्ट और तार, प्रेस, संविदा, करार, ये सब कुछ हमें लिखित संप्रेषण में मिलता है। तो इस तरह से लिखित संप्रेषण में हम जब जाते हैं तब लिखित में ही हम फिर उसके भाग बना सकते हैं। कितने पत्र व्यवहार, रिपोर्ट, कार्यव्रत, यहाँ सब कुछ लिखित में ही आता है। तो लिखित संप्रेषण का जो दायरा है वहाँ बहुत बड़ा बन जाता है। नोट, फॉर्म, प्रचार, प्रबंधिक कार्य, ये सब कुछ, सूचना देना, नोटिस, अमेंडमेंट्स, ये सब कुछ लिखित संप्रेषण में ही आते हैं। तो लिखित संप्रेषण में पहला हमने देखा था पहले सत्र में पत्र और उसके विविध प्रकार। तो आज का हमारा जो टॉपिक है पत्र और उसके विविध प्रकार, यानी पत्र का जो लिखना है या पत्र किस तरह के होते हैं, कितने नमूने के पत्र होते हैं, और कौन से पत्र होते हैं और उसे कैसे लिखा जाए, वहाँ टॉपिक आपके लिए बीए सेकंड सेम के लिए सभी के लिए
इसमें दिया गया है। वैसे तो इसमें रिपोर्ट, कार्यव्रत, तार, टेलीग्राम कैसे भेजते हैं, प्रेस का काम कैसे चलता है, संविधान में किस तरह से संविधान लिखा गया है, अमेंडमेंट्स क्या क्या हैं, सूचनाएं क्या क्या हैं, नोट क्या दे सकते हैं, इनके ऊपर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। मगर हमारे जो पाठ्यक्रम में आया है पत्र लेखन, पत्र के विविध प्रकार, कितने प्रकार के पत्र होते हैं, तो इसी टॉपिक को लेके हमारा आगे का जर्नी चलेगा। तो ये तालिका हमने पिछले सत्र में आपको बताया था, उस तालिका के हिसाब से हम अब पत्र और पत्र लेखन के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो पत्र जो है, पत्र से पहले पत्र के बारे में हम देखेंगे। तो पत्र हमारे मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण, मानव की अभिवृद्धि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बना हुआ है। क्योंकि प्रारंभिक जब मानव जो जंगल में रहता था तब के ज़माने में वहाँ उसकी एक गांव ही एक संविधान के जैसे होते थे, एक गांव ही एक गणतंत्र थे। मगर जैसे जैसे सभ्यता का प्रसार हुआ या उसका विस्तार हुआ, जैसे जैसे मनुष्य मॉडर्नाइजेशन के तरफ गया तो उसका क्षेत्र बड़ा होता गया। जैसे जैसे उसका क्षेत्र बड़ा होता गया वैसे वैसे वह एक जगह पे रहने के बजाय दूर दराज देशों में या दूर दराज प्रदेशों में जाके रहने लगा। जब वो दूर दराज के प्रदेशों में जाके रहने लगा तो अपने घर वालों के, अपने परिवार वालों के साथ उसका जो भी संप्रेषण या बातचीत होना था उसको एक जरिया या उसके लिए एक साधन उसे चाहिए था। तो वहाँ जो साधन की आपूर्ति थी, वो साधन की आपूर्ति को पत्र ने उसकी पूर्ति कराई। तो ऐसे छोटे छोटे समाज में रहते हुए भी, वो बड़े बड़े जगह पर रहते हुए भी, उनके दिल के विचार, उनके दिल के बातें, उनके मन के विचार, उनके दिमाग के बातें, यह सब कुछ कहने के लिए पत्र एक मानव के लिए एक वरदान साबित हुआ। इसके अलावा पत्र हम देखते हैं तो अखबार में पत्र आता है, पत्रिकाओं का पत्र आता है। मगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास कोई भी प्रत्यक्ष संदेश भेजे तो उसे हम क्या कहते हैं, पत्र कहते हैं। यानी आप मैसेज भेजते हैं तो उसे मैसेज इज अ पत्र। अभी उसके और पत्र से आगे हम बहुत चले गए हैं। आजकल व्हाट्सएप हुआ है, आजकल मैसेंजर हुआ है, आजकल फेसबुक हुआ है, आजकल बहुत आगे चले गए हैं। मगर हम इसका जो जन्म है वो किस तरह से होता है और किस तरह से हमें इसकी प्रामुख्यता, मेल हो गया आजकल, ये सब कुछ बहुत ही आगे चले गया है। मगर जैसे जैसे इंसान का या मनुष्य का सामाजिकरण बढ़ते गया, ग्लोबलाइजेशन बढ़ते गया, तब तब उसे संदेश भेजने के लिए पत्र ही काम आया। तो इसके लिए डाकघर खुले। डाकघर यानी पोस्ट ऑफिसेस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। वहीं पर हम लोग अर्जेंट मैसेज भेजना तो टेलीग्राम भेजते थे। तो इस तरह से पत्र व्यवहार का क्षेत्र थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते आगे चले गए। तो हम आज पत्र व्यवहार का क्षेत्र हम देखते हैं तो हमें रेलवे डिपार्टमेंट, बस डिपार्टमेंट, टर्मिनल्स, आधुनिक संस्कृति के बारे में और कार्यालय में और अपने दोस्तों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, इसके अलावा कई उद्योगों के लिए, व्यवसाय के लिए, बैंकिंग के लिए, प्रशासन के लिए, वाणिज्य के लिए, हर जगह पर पत्र व्यवहार की क्षेत्र बढ़ता गया और हर जगह पे पत्र व्यवहार का आवश्यकता बनती गई। आज भी पत्र व्यवहार का बहुत बड़ी आवश्यकता है। यानी वाणिज्य व्यवहार में हम जाएंगे तो हम लोगों ने क्या क्या काम किया है, क्या क्या रिपोर्ट्स जो बनाते हैं वो उसको पत्र के ज़रिए हम दूसरे जगह पे भेजते हैं। तो इस तरह से तो पत्र लेखन आज बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया है। जैसे कि हमने बोला, व्यापार में, वाणिज्य में, प्रशासन में, व्यापार, वाणिज्य, प्रशासन ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। उद्योग में, व्यवसाय में, बैंकिंग में आदि में भी आज भी पत्र व्यवहार के बिना कुछ काम नहीं होता।
इसके अलावा हम देखते हैं तो व्यवसाय, बैंकिंग, इन सब के अलावा फिर घरेलू पत्र व्यवहार, यानी घरेलू कुछ कामकाज है तो इसके लिए भी पत्र का व्यवहार होता है। तो इस तरह से कई तरह से, यानी कई नमूनों में पत्र व्यवहार को हम देखते हैं। तो पत्र व्यवहार को हम देखते हैं तो इन सब को हम, अभी मैंने कहा कि आपको व्यवसाय में पत्र का व्यवहार होता है, बैंकिंग में होता है, फिर प्रशासन में होता है, व्यापार में होता है, कॉलेज में होता है। आप लोगों को टीसी देने के लिए पत्र लिखिए, आपका मार्क्स कार्ड नहीं आया पत्र लिखिए। आप बोलते हैं सर थोड़ा लिख के दो, ये क्यों आप बोलते हैं? यहाँ पर आज मैं आपको समझाने वाला हूँ, या अगले सेशंस में हम पढ़ेंगे कि पत्र किस तरह से लिखा जाता है। तो पत्र लिखने की विधियाँ क्या है, पत्र कैसे लिखते हैं, और उसके कितने भाग होने चाहिए, किस किस भाग को क्या क्या हमें महत्व देना चाहिए, इसके बारे में भी हम अगले सत्रों में हम ज़रूर से ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ पर तो पत्र, कई नमूने के पत्र आपको देखने को मिल रहा है। तो हम देखते हैं कि वाणिज्य में, यानी आपको बुक मंगवाना है, आपको कुछ टैक्स भरना है, या आपको कुछ काम करना है, या आपका बुक वापस देना है, या आपको कुछ अलग से कुछ काम करने हैं, वो एक तरह हो गया। यानी यहाँ पर आप क्या करें, बिजनेस के लिए पत्र लिख रहे हैं। और दूसरे जगह पे आपको, आपके कहीं पर पढ़ने गए हैं, आप कुछ काम करने गए हैं, दूर दराज के देश में है, बेंगलुरु में है, दिल्ली में है, उन प्रदेशों में आप जाके रहते हैं, आपके पिताजी माताजी, आपका परिवार यहाँ रहता है। तो आपकी खुशहाली के लिए आपको बताना पड़ेगा कि आप कैसे हैं, और घर में घर वाले कैसे हैं, आपको जानना है। तो उसकी उत्सुकता को पूर्ति करने के लिए भी आप पत्र लिखते हैं। तो इसको हम एक कैटेगरी करेंगे। दोस्त को लिखते हैं, वो भी एक कैटेगरी में आ गए। फिर दूसरा, आप कार्यालय में, यानी सरकारी कामकाज के लिए, कॉलेज में टीसी चाहिए, हेडमास्टर जी से, हम क्लास टीचर से छुट्टी चाहिए, या मेरा मार्क्स कार्ड नहीं आया है, म्यूनसिपाल्टी, आपके घर में म्यूनसिपाल्टी के जरिए जो नल आता है वो नल नहीं आ रहा है, तहसीलदार आपका सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, तो उनके लिए भी एक पत्र लिखना पड़ेगा ना आप लोगों को। तो एक तरह से पत्र हो गया। तो इन सब पत्रों को हम एक श्रेणी में बांधेंगे। एक श्रेणी में बांधेंगे तो मतलब क्या है, हम इसे एक क्या करेंगे, एक अलग अलग श्रेणी में, यानी मोटे तौर पर जो पत्र होते हैं इनको हम श्रेणी में बांधेंगे। तो इसमें हम पहला जो श्रेणी है, वहाँ पहला एक है औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में कौन से आते हैं, बिजनेस के मामले हो, व्यवसाय का मामला हो, बैंकिंग का मामला हो, या कॉलेज हो, या कार्यालय हो, ये सब कुछ औपचारिक पत्र होते हैं। औपचारिक यानी सिस्टमेटिक, या उसका एक नियम होता है। अभी आप लोग जो पढ़ रहे हैं यह औपचारिक शिक्षण है। एक फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड तक सभी बच्चों को यही पुस्तकें दिए जाते हैं, यही क्लासेस आपको लिया जाता है, यही प्रश्न उत्तर आपको रहते हैं। तो वो कौन सा हो गया, औपचारिक शिक्षण हो गया। मगर आपके घर में आपको डांस सिखाया जाता है, वेद उपनिषद सिखाया जाता है, आप कुछ भी काम करते हैं, तो उसको वो कौन सा हो गया, वो अनौपचारिक हो गया। यानी कंपलसरी एजुकेशन, नॉन कंपलसरी एजुकेशन। पत्र में भी दो नमूने के हैं, एक औपचारिक है, एक अनौपचारिक है। अपने दोस्त को लिखते हैं तो अनौपचारिक पत्र हो गया, पिताजी को लिखते हैं वो तो अनौपचारिक पत्र हो गया, भाई बहन को लिखते हैं तो वो अनौपचारिक पत्र हो गया। तो इस तरह से औपचारिक और अनौपचारिक पत्र हम उसे कह सकते हैं। तो इसको हम फिर उसका हम अलग से देखें तो औपचारिक अनौपचारिक में अलग से देखेंगे तो हमें क्या मिलेंगे कि यहाँ पर औपचारिक पत्र जो होते हैं वो कौन से होते हैं। व्यक्तिगत पत्र होते हैं, यानी माता पिता को लिखते हैं, पुत्र माता को लिखता है, या माता पुत्र को लिखती है, भाई बड़े भाई को लिखता है, मित्र को लिखता है, शिष्य गुरु को लिखता है, गुरु शिष्य से लिखता है। यानी पर्सनलाइज पे अपरिचित व्यक्ति को लिखते हैं। व्यवसायिक में पुस्तक मंगवाने के लिए लिखते हैं या कुछ भी आप। फिर कार्यालय बैंक मैनेजर को लिखते हैं, रेलवे अधिकारी को लिखते हैं, तहसीलदार को लिखते हैं, आप
चाहे आप म्यूनसिपालिटी के इसको लिखते हैं, तो ये सब कुछ। तो इतने हमारे इस तरह से हमारे क्या हो जाते हैं, पत्र के मोटे तौर पर पत्र के प्रकार होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, पहला जो भाग है उसे हम पारिवारिक पत्र कहते हैं। फर्स्ट का जो निजी पत्र या पारिवारिक पत्र पहला। दूसरा जो है वहाँ सामाजिक पत्र या व्यवसायिक या कार्यालयीन पत्र भी उसे कहते हैं। सामाजिक पत्र या कार्यालयीन पत्र भी हम उसे कह सकते हैं। तो निजी पत्र, हाँ, तो यहाँ पर पत्र के हम श्रेणियां जो बनाते हैं, मोटे तौर पर क्षेत्र की दृष्टि से पत्रों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है पारिवारिक या निजी पत्र, दूसरा है सामाजिक पत्र और तीसरा है व्यवसायिक एवं कार्यालयीन पत्र। तो पारिवारिक पत्र में क्या होता है, माता पिता, पुत्र पिता, बहन भाई, चाचा मामा दादा, इन सबको कुशल मंगल पूछने के लिए, कुशल मंगल की जिज्ञासा के लिए, पारिवारिक समस्याओं को हल कर लेने के लिए या मार्गदर्शन के लिए, इन सब के लिए, शादी ब्याह के जैसे अवसरों पर बुलाने के लिए या किसी के लिए भी आप सूचना देने के लिए, किसी के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, पत्र मेल लिखने का बारे में आप सोच सकते हैं। इन पत्रों में क्या विशेषता है बोले तो यह अनौपचारिक पत्र है, यानी यहाँ औपचारिक पत्र नहीं है। यानी आप अपने संबंधों के बारे में आप शिष्टाचार की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है। यानी शिष्टाचार का मतलब क्या है कि आपको भाई को प्यार देना, वो आप बड़े हैं तो आपको उनको आदर से नमस्कार करना, यही है। मगर यहाँ पर आदरणीय महोदय, धन्यवाद सहित, कृपा करें, ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रेस्पेक्टेड सर्स, हम लोग सब्जेक्ट ज़्यादा लिखते हैं और अनौपचारिक में यहाँ पर सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके घर वालों को आप लिख रहे हैं तो सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सब्जेक्ट नहीं आता है इसमें, किसमें, पारिवारिक या निजी पत्र में। तो आप क्या करेंगे, आपको पहले राइट साइड में आपका एड्रेस होगा, तो वो फोल्ड करें तो वो पहले लास्ट के इसमें आ जाएगा। तो पहला इसमें आपको टू आपके भाई पिताजी जो भी हो उनके नाम एड्रेस लिखना है। यहाँ पर भाई को लिख रहे हैं तो मेरे प्यारे भाई, भैया, हाँ मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, आप सभी लोग भी अच्छे होंगे, यहाँ मैं कामना करते हुए, इस तरह से हम चालू करते हैं। तो अभी आप लोग मसूरी देखने गए हैं, तो मसूरी पहाड़ मैदानों की, मसूरी गर्मियों में गए हैं तो वहाँ कैसा था, किस तरह से था, क्या क्या आपने देखा, ये सब कुछ आपको इस पत्र व्यवहार में लिखते हैं। तो दूसरा है सामाजिक पत्र। सामाजिक पत्र यानी यहाँ एक तरह से आप जिस समाज में रहते हैं वहाँ के जो लीडर्स है, वहाँ के जो बड़े व्यक्ति हैं, उनको कुछ आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देना है या आपको कुछ बधाई वो लोग देते हैं या आप उनको कुछ शोक विचार है तो उसके लिए सांत्वना दे रहे हैं। तो इस तरह से सामाजिक पत्र का हम वैयक्तिकता से कम सामाजिकता को उसमें हम देखते हैं। तो इसमें से हम देख सकते हैं कि सामाजिक पत्र में इस तरह से उसका एक उदाहरण हम देख सकते हैं। सामाजिक पत्र का उदाहरण हम देखेंगे तो यहाँ पर सामाजिक पत्र जो होता है, व्यक्ति के संबंध केवल अपने परिवार से ही नहीं रहते हैं, वो तो आपको सभी संगठनों को, राज्य के आदि विभिन्न व्यक्तियों को, इनको सबको आप लिखते हैं। तो सामाजिक पत्र किस तरह से होते हैं, तो सामाजिक पत्र जो है, एक उदाहरण हम लेते हैं, प्रिय श्री भटनागर जी, यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, आज के अखबार में आपके पूज्य पिताजी का निधन समाचार पढ़कर हमें अत्यंत दुख हुआ। पिता की मूल्यवान छात्र छाया से वंचित होना कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन विधि के विधान को कौन टाल सकता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु,
अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु आवश्यक ही होना है, अवश्य भावी होना है। इस दुखद घड़ी में ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आपके दिवंगत आत्मा, आपके पिताजी दिवंगत आत्मा को शांति प्राप्त हो जाए और आपको इस आघात को सहने की शक्ति प्रदान करे। यहाँ लिखते हुए आपका सुरेश कुलकर्णी, ऐसा इस तरह से। फिर दूसरा एक देखते हैं यहाँ पर, वर्तमान भारत में हम लिख रहे हैं कि आपका अखबार बहुत अच्छा चल रहा है, आप बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से हमें सोशल लेटर्स हम लिखते हैं। तो इसके बाद जो बहुत बड़ा तबका है या बहुत बड़ा काम जो होता है, सामाजिक और व्यक्तिगत पत्र से भी ज़्यादा व्यावसायिक या कार्यालयीन पत्र के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हमें पढ़ाई करना है। व्यावसायिक एवं कार्यालयीन पत्र। व्यावसायिक पत्र से आशय यह है कि जो व्यक्ति अथवा संस्थान अथवा दो व्यावसायिक संस्थानों के मध्य व्यवसाय से संबंधित उद्देश्यों की पूर्ति के निमित्त लिखे जाने वाले पत्रों को हम व्यावसायिक पत्र कहते हैं। तो दूसरी ओर कार्यालयीन पत्र भी इसका नाम देखते हैं, व्यावसायिक एवं कार्यालयीन। कार्यालयीन का मतलब क्या है? कार्यालय। हमारा कॉलेज का जो ऑफिस है वो भी एक कार्यालय है, म्यूनसिपैलिटी का वो भी एक कार्यालय है, तहसील ऑफिस एक कार्यालय है। तो इस तरह से यानी सरकारी मंत्रालयों यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट हुआ, म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट हुआ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हुआ, इनको हम मंत्रालय कहते हैं। तो सरकारी मंत्रालयों, उसके बाद उनके डिवीजन विभागों, अर्ध सरकारी संस्थानों, निजी संस्थानों के विभिन्न इकाइयों के बीच प्रशासनिक कार्य व्यवहार हेतु जो पत्र का व्यवहार होता है उसे हम क्या कहते हैं? कार्यालयीन पत्र कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पुरातन पद्धति में मनुष्य भी काम करता चला जाता था, इसके लिए उसके बहुत दूर भी जाने की ज़रूरत नहीं थी। मगर आज की दुनिया में हम कर्नाटक सरकार का काम हम आज चिड़गुप्पा में भी कर रहे हैं, बेंगलुरु में भी कर रहे हैं, हर जगह पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर कर रहे हैं तो इसका रिपोर्ट हमें भेजना ही है। इसको पत्र व्यवहार के ज़रिए हम उसे पूरा जो भी कामकाज है वो हम करते हैं। तो पत्र व्यवहार संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण अंग है। यानी पत्र व्यवहार करते हैं तो किस तरह से करा जाए। तो पत्र व्यवहार में हम जो पत्र व्यवहार करते हैं उसमें आप एग्जाम्पल के लिए पत्र व्यवहार अच्छी होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए। तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे कि आप पत्र लिख रहे हैं अपने हेडमास्टर जी को या प्रिंसिपाल को, प्रधान आचार्य को लिख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? मेरी अंक पट्टी या अंक तालिका देने की कृपा करें। यहाँ पर आप हेडिंग विषय लिखते हैं, मेरी अंक तालिका दीजिए या मेरी अंक तालिका देने की कृपा करें के हिसाब से आप लिखते हैं मेरा अंक तालिका दीजिए। सर, मैं आपकी छात्रा हूँ, मैंने पास किया है, मुझे अंक तालिका या मार्क्स कार्ड देने दीजिए, यहाँ मैं आपको आज्ञा देती हूँ। तो इस तरह से आप पत्र लिखते हैं क्या? नहीं लिखते। हम बहुत अच्छे से लिखते हैं। पहले राइट साइड में पेज लेते हैं, राइट साइड में डेट लिखते हैं, लेफ्ट साइड में सेवा में इन द कौन है? प्रधान आचार्य, सरकारी प्रथम दर्ज कॉलेज चिड़गुप्पा। खत्म हो गया एड्रेस। कौन लिख रहे हैं? फिर वो उसी के नीचे आप पहले आपका नाम लिख सकते हैं या पहले नीचे प्रिंसिपल को ले सकते हैं। तो आप प्रिंसिपल लिए, नीचे आप पूरा नीचे भी आपका पूरा ब्यौरा लिख सकते हैं। प्रिंसिपल को आपने लिखा, फिर आगे विषय, मेरी बीएससी फर्स्ट सेम या बीए फर्स्ट सेम, बीकॉम फर्स्ट सेम में मैं फर्स्ट सेम के
अंक तालिका यानी मार्क्स कार्ड देने की कृपा करें। माननीय महोदय, उनका संबोधन हम करते हैं। उपर्युक्त विषय के अनुसार, यानी विषय में आप जो लिखा है आप अनुसार, मैं यानी आपका नाम नहीं है उसके अंदर, मैं XYZ यानी कौन सा भी आपका नाम जो है, मैं आपके विद्यालय में, महाविद्यालय में साल 2020-21 में पहले सत्र में मैंने BA का पहला सत्र इस वर्ष में मैंने समाप्त किया है और मेरे रजिस्टर नंबर या मेरा क्रम संख्या डैश जो भी है वो लिख के, फिर उसके बाद मैंने इतने अंक से पास किया है, तो मेरी अंक तालिका या मार्क्स कार्ड अभी तक आपसे मैंने नहीं लिया है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरी अंक तालिका या मार्क्स कार्ड आप मुझे दीजिए या देने की कृपा करें। यहाँ कहते हुए मेरे 2 शब्द मैं समाप्त करती हूँ, या मेरे देने की कृपा करें, यहाँ पर भी आप उसे रोक सकते हैं। तो इस पत्र को मान्य कर मुझे आगे की कार्यवाही के लिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ। यहाँ लिख के धन्यवाद सहित लेफ्ट साइड में ही लिखना है। फिर इधर आपका विश्वासी, आपका नाम, कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं, आपका नाम, क्लास, रोल नंबर, कॉलेज, सेंटर में एक साइन, तो ये लिखेंगे तो बहुत अच्छा सा लगेगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि पहले इसमें हम और पत्र लिखेंगे तो हमें हमारा काम भी यहाँ पर नहीं होगा। तो पत्र का जो है, पत्र में जो है वहाँ क्या हो जाएगा, पत्र अच्छे से लिखना है, पत्र व्यवहार को भी हम अच्छे से लिखना है। तो पत्र व्यवहार को अच्छे से लिखना है तो हमें कुछ उद्देश्य तो चाहिए हमें। तो किस तरह से हमें, कौन से उद्देश्य के लिए पत्र लिख रहे हैं वो भी चाहिए हमें। तो यहाँ पर हम देखते हैं पत्र लिखने के, व्यावसायिक पत्र के, वो बैंकिंग क्षेत्र हो या दूसरे क्षेत्र भी हो, तो पत्र क्यों लिखना चाहिए, यानी ग्राहक सेवा के लिए वहाँ पर होता है। आपको यहाँ पर कॉलेज में आपके कुछ भी काम काज के लिए, विक्रय हेतु, बाजार खोज, विक्रय क्षेत्रवर विस्तार के लिए, नवस्थापित वस्तुओं के लिए, साख प्रतिष्ठा के लिए या सुनाम का निर्माण के लिए, संदर्भ साख जांच के लिए, शिकायतों का समायोजन करने के लिए, ऋण वसूली के लिए, ऐसे कई सारे पत्र लिखे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पत्र जो लिखते हैं, पत्र में बैंकिंग व्यवहार को छोड़कर व्यावसायिक पत्र जो है, ये बैंकिंग के जो भी पत्र है वो भी कार्यालयीन पत्र ही में ही आएंगे, मगर व्यावसायिक पत्र कार्यालयीन पत्र भी वहाँ कहा जाता है। तो यहाँ पर जो व्यावसायिक पत्र है, अंग्रेजी में उसे हम क्या कहते हैं, कार्यालयीन पत्र को हम ऑफिस शब्द का लेते हैं, ऑफिशियल लेटर्स, और इसके लिए दफ्तर या कचहरी का नाम भी हम देते हैं। कारोबार चलाने के स्थान में या वहाँ जहाँ पर कंपनी कर्मचारियों की लिखापढ़ी हो, लेन देन हो आदि, इसके लिए भी हम पत्र का व्यवहार करते हैं। कार्यालय का शब्द जिन सरकारी मंत्रालयों, विभागों, अर्ध सरकारी संस्थाओं, निजी संस्थाओं आदि के संबंध में हम जोड़ सकते हैं। तो पत्र व्यवहार का ऐसा स्वरूप विकसित हुआ है कि व्यवसायिक क्षेत्र में भी इसका विभिन्न संदर्भों में कहीं ना कहीं पर हमें देखने को मिलता है। तो पत्र जो है, व्यवसायिक जो पत्र है या कार्यालयीन जो पत्र है, उसके हम किन किन नाम से लेते हैं या किस तरह से हम उसका उपयोग करते हैं। तो उसमें हम पहला जो देखते हैं, तो उसमें कानूनी कार्य, विश्वासोत्पादक कार्य, संदर्भ मूलक कार्य, सद्भावना या सुनाम संबंध कार्य में हम किसमें, व्यवसायिक पत्रों में लेन देन के लिए हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको कानूनी कार्य में क्या क्या हो जाएगा, व्यवसायिक संस्थान, सरकारी कार्यालय आदि की ओर से किए जाने वाले पत्र व्यवहार को हम कानूनी कार्य कहते हैं। तो यहाँ पर वो पूरे उसकी संहिताएं लिखा गया है। फिर दूसरा जो होता है वो विश्वासोत्पादक कार्य, यानी
यहाँ व्यवसाय में पत्र लिखने वालों के लक्ष्य अपने उत्पाद या सेवाओं की ओर ग्राहकों का आकर्षित करना व्यवसायिक पत्र में। तो वहाँ कितना बिजनेस कर रहा है, क्या क्या उसका आगे की योजनाएं हैं, इन सब को दिखाने के लिए पत्र का व्यवहार होता है। और दूसरा संदर्भ मूलक पत्र, यानी बैंक का जो कामकाज रहा, कैसे रहा, Q1 में कितना हुआ, Q2 में कितना हुआ, Q3 में कितना हुआ, ये सब कुछ बताने के लिए। तो इस तरह से उसके भागों को हम बना सकते हैं। तो इन सब के अलावा हम देखते हैं तो अब सभी पत्र किस तरह से होने चाहिए, क्या क्या उसके मूल उद्देश्य हैं, यहाँ हम सब ने देखा। तब तो ये अच्छे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ गुण तो होने ही चाहिए। तो गुण नहीं है तो पत्र अच्छा पत्र नहीं बन सकता। जैसे कि हमने 6C को देखा था, किसमें, संप्रेषण। एक अच्छा संप्रेषण होना है तो 6th C का जरूरी है। तो यहाँ पर भी C जरूरी है, मगर एक अच्छे पत्र की प्रमुख लक्षण क्या है, क्या प्रमुख तत्व क्या है। यहाँ पर अच्छा पत्र होना है तो वहाँ पर उसका उद्देश्य भी अच्छा होना चाहिए और उसका उद्देश्य भी स्पष्ट होना चाहिए। तो उद्देश्य को स्पष्ट करना है तो जो पत्र मैं लिख रहा हूं उसका मूल उद्देश्य मैं क्या कहना चाहता हूं वो पहले आपको समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, विषय में ही आपको डाल के भेजना है। अंक पट्टी, मार्कशीट देने के लिए प्रार्थना, 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना, या हमारे वार्ड नंबर 3 होम नंबर 2/6 में बिजली की पूर्ति कराने के लिए कराने के लिए मनवी, या हम कह सकते हैं कि प्रार्थना भी कह सकते हैं, या निवेदन। तो या तहसीलदार को लिखते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, आपका नाम और सो एंड सो कास्ट सर्टिफिकेट जारी करने के लिए आपसे निवेदन। तो यहाँ पर जो स्पष्टता है आपको विषय में ही समझ में आ जाएगा। आपका विषय सही होगा तो तहसीलदार खाली विषय को पढ़ के ही सब कुछ पत्र समझ जाएगा कि इनको ये चाहिए। आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहता है तभी वहाँ विषय विस्तार में जाएगा। तो पहला हमने क्या सीखा, पत्र का पहला अंक क्या है, पहला एक प्रमुख तत्व क्या है, पत्र के माध्यम से मैं क्या कहना चाहता हूं, यानी उसका स्पष्टता होनी चाहिए। पत्र में मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं जो कहना चाहता हूं उसे अत्यधिक प्रभावशाली रूप से कैसे कहूं। तो यहां पर क्या हो जाता है, संक्षेप में इसे देखें तो उद्देश्य की स्पष्टता और उद्देश्य पूर्ति के उपाय। तो उद्देश्य की स्पष्टता और उद्देश्य पूर्ति के उपाय के लिए हमें करना क्या है, उद्देश्य की स्पष्टता से विचार है कि पत्र जो लिख रहे हैं उसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य जो पत्र में आपने सही अंकन किया है या नहीं किया है, वहाँ पर देखा जाएगा। आप एक पत्र लिख रहे हैं तहसीलदार को, आपका घर का नंबर चाहिए, तो हम इस जगह में 25 साल से रहते हैं, हमारे मकान को आज तक नंबर नहीं मिला, तो नंबर के लिए आपसे मैं निवेदन करती हूँ और उसकी जो भी फीस है मैंने भर दिया है, उसका कॉपी मैंने लगा दिया है, कृपया करके मेरे घर का नंबर दीजिए। दैट्स ऑल, ख़त्म। मगर इसके बजाय आप रामायण महाभारत बोलने लगेंगे, ये मेरे दादाजी ने खरीदा था 50 साल पहले, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तब से हम यहाँ पर आके रह रहे हैं, तब यहाँ पर गधे घोड़े वही फिरते थे, गधे घोड़ों के बाद कार आया, साइकिल आए, साइकिल के बाद 2 व्हीलर आया, 2 व्हीलर के बाद गाड़ी आए, इतने दिन हो गए। ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, रामायण लिखने की ज़रूरत नहीं है।
तो इसके लिए आपको क्या करना है, उद्देश्य स्फूर्ति में स्पष्टता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उद्देश्य स्फूर्ति में आपको स्पष्टता जब मिल जाएगी तब आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पर हमें विषय की सार्थकता मिल जाएगी, यानी हमारे समय का मूल्यवान समय भी बच जाएगा। और महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर क्या है बोले तो व्यवसायिक या निजी पत्र में, सामाजिक पत्रों में एक अलग सी एक उद्देश्य पूर्ति के लिए एक बहुत सारा एक जड़ हम देखते हैं। तो क्या है, तो हम जो कहना चाहते हैं, हम जो संदेश देना चाहते हैं, वहाँ पर आगे सामने वालों को पहुँचा है या नहीं है, उसके बारे में ये उद्देश्य पूर्ति हमें सिखाता है। तो उद्देश्य पूर्ति यानी व्यावसायिक पत्रों का लक्षण या कार्यालयीन पत्र के लक्षण में जो लिखते समय सोचते हैं कि क्या लिखना है। बहुत लोग क्या करते हैं, पहले लिख देते हैं, बाद में सोचने लगते हैं। वैसा नहीं करना है। तो स्पष्टता होनी चाहिए। लिखते समय हमें स्पष्टता से देखनी चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं। छोटे से छोटे कार्यालय या व्यवसाय संस्थान को भी हम लिख सकते हैं और बड़े से बड़े राज्य पत्रों भी हम, राज्य के अधिकारियों को भी हम पत्र लिखते हैं। लिखने का तरीका वही होता है, मगर लिखना हमें क्या क्या है। तो अपने उद्देश्य पूर्ति में सफल हो, यही उसकी मेन स्पष्टता वहाँ पर होनी चाहिए। तो व्यावसायिक पत्र या पत्र लेखन में हम 4 सी को देखते हैं। पहला सी क्या है जी, स्पष्टता। उसमें क्या चाहिए, क्लियरेंस होनी चाहिए। दूसरा कंसेशन यानी संक्षिप्तता, जो कहना चाहते हैं थोड़े में, छोटे में सब कुछ कहना। और वह पत्र जो है वह शुद्ध होना चाहिए, करेक्ट रहना चाहिए। उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हो, ये बहुत सारे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं चाहिए। और उसमें चौथा बहुत ही जरूरी है, शिष्टता। तो शिष्टता का मतलब है कि हमें कर्टसी के साथ उस पत्र को लिखना है। तो संक्षिप्तता में हम देखते हैं कि पत्र इतना संक्षिप्त हो कि उसमें हम जो कहना चाहते हैं वहाँ जरूर हो, जरूर लिखे। इतना भी संक्षिप्त ना हो कि बहुत छोटा अक्षर वहाँ बहुत ही छोटा लिख के छोड़ देंगे, ऐसा भी नहीं चलेगा। तो उसके बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। अनावश्यक विस्तार भी नहीं होना चाहिए, अनावश्यक बहुत छोटे एक ही शब्द में भी कहना भी गलत है। तो काम की बात जो है वो करना चाहिए। हम देखते हैं उसके अंतर्गत काम की बात क्या है वो हमें इस पत्र में होना चाहिए। और स्पष्टता उसमें रहनी चाहिए। फिर शुद्धता में हम देखते हैं तो स्पष्टता, संक्षिप्तता और स्पष्टता में भी हम यही बात को हम देखते हैं। शुद्धता यानी उसकी जो भाषा है वो भाषा शुद्धि, तथ्य शुद्धि, भाषा में वांछित प्रभाव, सौंदर्य तभी उत्पन्न कर सकता है कि वह व्याकरण सम्मत हो। तो यहाँ पर शुद्धता के मतलब है व्याकरण संबंधित यानी व्याकरण सम्मत भाषा का उपयोग करें। हम कन्नड़ा में घर में हम देखते पप्पा, बाबा, अप्पा, बाबा ನಂಗೊಂದು पेन ಬೇಕ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೊಂದು 10 रुपये ಬೇಕ್ರಿ, ऐसा हम कार्यालयीन पत्र नहीं लिख सकते। तो वहाँ पर ये शुद्धता उसमें चाहिए। आपको मार्क्स कार्ड चाहिए तो इतने पूरे स्टेप्स को आपको देखना पड़ेगा। तो तथ्य शुद्धि जो है वो भी, और आप वो सही होना चाहिए, यानी कुछ भी झूठ लिख दिए वो भी गलत बात है। भ्रामक नहीं होना चाहिए, यानी भ्रामक यानी उड़ी उड़ी बातें, बुड़ी बुड़ी आजकल हम टीवी के समाचार जो देखते हैं क्या क्या दिखाते हैं उनको ही नहीं पता, कुछ भी दिखाते हैं। बहुत ही एक तरह से कटसी ज़्यादा होता है, ये बात उसमें नहीं होनी चाहिए। फिर तीसरा शिष्टता, चौथा शिष्टता जो है, शिष्टता बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, यानी विनम्रता। शिष्टता का मतलब है विनम्र होना चाहिए, सभ्यता, संस्कार होनी चाहिए उसके अंदर।
क्योंकि ये विनम्रता, सभ्यता, संस्कार ही मानव का मूल्यवान पूंजी है। आप कहीं जा रहे हैं, आपको प्यास लगी, पानी चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे एक गिलास पानी दीजिए, तो कोई भी देगा। रे पानी दे रहे बोले तो कोई नहीं देगा। तो यहाँ पर थोड़े से फ़र्क है, बस वो फ़र्क ही आपका पूरा काम करवा देगा। तो यहाँ पत्र में भी कृपा करें, धन्यवाद, आदरणीय महोदय, ये सब कुछ आपके काम करने वाले शब्द हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये बहुत ज़रूरी है। वो एक व्यवसाय का क्षेत्र हो या पिताजी से भी पूछने का हो, उनको भी अच्छे से पूछेंगे तब भी आपको अच्छे से मिलेगा। हेडमास्टर हो या प्रिंसिपल हो, सभी के साथ अच्छे से व्यवहार। तो इसमें कौन से आते हैं? मान्यवर, श्रीमान, महाशय, कृपया, धन्यवाद, आपको कहते हुए खेद है, कष्ट के साथ कह रहा हूँ, क्षमा करें। ये सब कुछ बोलना तो आप चाहते हैं। मैं आपको खेद से कहना चाहता हूँ कि हमारे पास पुस्तक के लॉट्स ख़त्म हो गए हैं, इसलिए अभी आपसे मैं क्षमा मांगती हूँ। और अगले 8 दिन में जब भी पुस्तक आएंगे तो पहले आपको हम पुस्तक भेजेंगे। वो लोग आपको लिखते हैं तो वो कितना अच्छा लगेगा आपको। हाँ ठीक है भाई, 8 दिन के बाद भेजते हैं, तब लेंगे। इसी जगह पे पुस्तक ख़त्म हो गई है, ये लो आपके पैसे, अच्छे नहीं दिखते। विनम्रता आनी चाहिए हर एक जगह पे। तो इस तरह से तो ये जो शिष्टता है वो आपको पत्रों में के अलावा आपको अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए। शिष्टता ही मानव जीवन का मूलभूत पूंजी है, मूल्यवान पूंजी है। तो उसे आप बनाए रखिए। तो आप अच्छे से शिष्टता से आप पेश आएंगे तो आपके काम भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो इसमें उद्देश्य की स्पष्टता में हम 4C हमने देखा है, यानी स्पष्टता होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए और शुद्धता होनी चाहिए, उसके अंदर शिष्टता भी होनी चाहिए। स्पष्टता यानी आप जो कहना चाहते हैं वो स्पष्ट रूप से आपने कहा कि नहीं कहा। संक्षिप्तता, जितना कहना चाहते हैं उतना कहा कि आप चुप्पी से उसको बड़ा बनाएं या बहुत छोटा बनाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शुद्धता, तथ्यों से भरा हुआ होना चाहिए और व्याकरण सम्मत होनी चाहिए। चौथा, शिष्टाचार उसके अंदर होना चाहिए। मान्यवर, महोदय, श्रीमान, महाशय, धन्यवाद सहित, क्षमा चाहते हैं, खेद है, ये सब कुछ इनको आपको कहाँ पर क्या क्या है उसको उपयोग करना है, वहाँ पर करना है। संबंधता के लिए इसका जो संबंध है पत्र व्यवहार के विचार से, तो आगे देखिए। तो पत्र क्या होना चाहिए? पूर्ण रूप से खत्म होना चाहिए। जो कहना चाहते हैं वो पूर्ण रूप से उसे खत्म होनी चाहिए। तो यहाँ जो है पत्र के जो विविध अंग, पत्र के क्यों चाहिए पत्र के मूलभूत इसके जो ये है क्या कहते हैं उसको, पूर्ति तत्व, मूलभूत तत्व क्या है हमने देखा। तो इसके साथ आज का जो हमारा जो पत्र व्यवहार की जो घड़ी है, यहीं पर पत्र के मूलभूत उद्देश्य और सब कुछ, यानी पत्र कैसी रहनी चाहिए, किस तरह से रहनी चाहिए, पत्र के कितने प्रकार हैं, व्यावसायिक पत्र है, निजी पत्र है, कार्यालयीन पत्र है, इन सब को हमने इस सत्र में देखा, पढ़ा और जाना। पारिवारिक पत्र क्या होता है, निजी पत्र क्या होता है, सामाजिक पत्र क्या है, व्यावसायिक पत्र क्या है। तो इन पत्रों को किस तरह से लिखा जाता है और उनके संबंध में, उनके संबोधन में कौन से कहाँ पर कौन है, तो किस तरह से संबोधन हमें करना चाहिए, इसके बारे में, और पत्र किस तरह से लिखा जाता है उसके बारे में हम अगले सत्रों में उदाहरण सहित हम उसका विश्लेषण करेंगे। तो इसी के साथ मैं यहाँ जो सत्र हुआ है उसका PDF आपको नोट्स बनाने के लिए उसका PDF भेज रहा हूँ। उसमें से आप नोट्स निकालिए और मुझे मेरे व्हाट्सएप के पर्सनल नंबर पर, यानी मेरा जो नंबर है उस पर आप PDF फाइल को वापस मुझे भेजिए, तभी आपका मूल्यांकन होगा और आपको इंटरनल मार्क्स भी ज़्यादा से ज़्यादा
मिलने की संभावनाएं हैं। आप इसे देखना है, पढ़ना है, फिर उसका नोट्स बनाना है। नोट्स बना के मुझे भेजना है। जब आप भेजेंगे तब हमारे पास रिकॉर्ड हो जाएगा, तो उस रिकॉर्ड के हिसाब से आपने घर में बैठ के भी पढ़ाई की है, यहाँ हमें समझ में आएगा। तो उसी के आधार पर आपको हम आगे आपका मूल्यांकन करेंगे, असेसमेंट करेंगे। तो आपको असेसमेंट के लिए आपको ये काम ज़रूर करना है और आपको पढ़ना है घर में बैठ के, और आपका स्वास्थ्य का भी लक्ष्य रखना है। यहाँ कहते हुए मेरा आज का सत्र मैं समाप्त करता हूँ। सभी लोगों को मेरा धन्यवाद जो आप इस पाठ को सुन रहे हैं। धन्यवाद अर्पित करते हुए मेरा पाठ को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक।